हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा का 6th वीडियो और टेंसर्स ऑफ रैंक 1 का 2nd वीडियो है। अ टेंसर ऑफ रैंक 1 मीन्स अ वेक्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। द एन फंक्शंस यू सबस्क्रिप्ट आई। कंट्रावेरिएंट वाले में सुपरस्क्रिप्ट लिखे थे, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए ना, भिन्नता बताने के लिए। कंट्रा वाले में ऊपर इंडेक्स लगाना, को वाले में नीचे। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर। दरअसल ये क्या है, u1 है, u2 है, सो ऑन, un है, तो कितने कंपोनेंट्स हैं? n कंपोनेंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर इफ दीज ओबे फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, गौर से इसको देख लें। यू आई अनबार्ड सिस्टम में लिखा गया और वही चीज़ बार्ड सिस्टम में ऐसे लिखा गया है। धीरे धीरे डिसिप्लिन पे आप पैनी नज़र रखिए, क्योंकि ऐसे ही डिसिप्लिन आपको थ्रू आउट द होल सिलेबस फॉलो करनी है, ओबे करनी है, ऐसा। तो अभी तो आपको हम यही कहेंगे कि दिस इज लॉ, नियम, कानून, रूल, इसे आप याद रखिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में इंडिसेस का फ्लो, इंडिसेस का पैटर्न, उसका रिदम कैसा है। एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया हुआ है, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल तो ये डेफिनेशन है, ऐसा मान के अभी चलिए। ओके, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन माने इधर अनबार्ड की एंटिटी रहेगी, इधर बार्ड की। यू बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू यू आई डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा, ऐसा implies that डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, ऐसा। implies that u bar सबस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार अल्फा इक्वल्स टू यू आई। अब इसे पढ़िए, डेल एक्स जे, नो नो नो, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये गड़बड़ हो गया भाई, चेन रूल की व्यवस्था ही नहीं बनी, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये उल्टा हो गया। डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे से मल्टीप्लाई करें, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे। हाँ, अब इसे पढ़िए, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे बराबर होगा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे बाई चेन रूल डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। क्या इसे पहचान रहे हैं? दिस इज नथिंग बट क्रोनेकर डेल्टा यू आई क्रोनेकर डेल्टा आई जे। किसी भी एंटिटी में क्रोनेकर डेल्टा से मल्टीप्लिकेशन करने का रूल क्या है? ये जो डमी इंडेक्स है, इस डमी इंडेक्स के कारण यहाँ जो स्पेस खाली होगा उसको ये जे फिलअप कर देगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा यू जे। साइड चेंज करके लिखता हूँ, दैट इज यू जे इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे। देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू आई इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक कहा न जाए तब तक हर इंडेक्स 1 to n वेरी करेगा। तो क्या समझ रहे हैं, ये अकेला क्वांटिटी नहीं, ये गट्ठर है क्वांटिटीज का। u1 भी है, u2 भी है, u3 भी है, सो ऑन un भी है। तो यहाँ भी तो वही होगा ना, i वेरीज फ्रॉम 1 to n करने से u1 भी देगा, u2 भी देगा, सो ऑन un भी देगा, ऐसा। तो ये इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों को गौर से देखें, दोनों को लिखने का पैटर्न सेम है। आप खुद पकड़ने की कोशिश करिए, अगले वीडियो में मैं आपको सारा रहस्य बताऊंगा। खुद पकड़ने की कोशिश करिए कि ये जो डिफरेंशियल है कैसे लिखा जा रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल। ग्रेडियंट फाई, जो ग्रेड फाई होता है, नेबुला फाई, वो कोवेरिएंट वेक्टर होता है। ग्रेडियंट ऑफ फाई वेक्टर होता है ना, इतना तो आपको याद ही होगा, वो बाई नेचर कोवेरिएंट वेक्टर होता है। ग्रेड फाई 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में ग्रेड फाई कैसे डिफाइन करते हो आप? डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, यानी कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड, 3 कंपोनेंट्स हुए ग्रेडियंट फाई के। अगर हम एक्स वाई जेड को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, एक्स को x1, वाई को x2, जेड को x3 लिखें, तो डेल फाई अपॉन डेल x1, डेल फाई अपॉन डेल x2, डेल फाई अपॉन डेल x3, ये ग्रेड फाई के कंपोनेंट्स हुए 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो n डायमेंशनल रिमानियन स्पेस में इसके n कंपोनेंट्स हो जाएंगे, डेल फाई अपॉन डेल x1, डेल फाई अपॉन डेल x2 एंड सो ऑन डेल फाई अपॉन डेल xn। इतनी बात समझ रहा है? तो यही सब बातें हम लिखने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम कहेंगे फाई जो है स्केलर फंक्शन है, इसलिए इसका फंक्शनल फॉर्म किसी भी सिस्टम में मेंटेन्ड रहेगा। देखो मैं लिख के समझाता हूँ इन बातों को। एग्जाम्पल, इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, इसको S3 लिखते हैं। ग्रेड फाई इक्वल टू ग्रेड फाई, जिसको नेबुला फाई कहते हैं, लिखते हैं, ये बराबर होता है डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप इन इंडेक्स नोटेशन। यही ग्रेड फाई बराबर हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स को हम x1 लिख दे रहे हैं, आई कैप। अब आई कैप न लिख के इसको हम ऐसे भी देखो ना, कोई वेक्टर a बराबर समझो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 3 टपल लिख दिए कंपोनेंट्स, बस ये वेक्टर a को ऐसे भी लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डेल फाई अपॉन डेल एक्स कामा डेल फाई अपॉन डेल वाई कामा डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब ये न जानते हो तो जान लीजिए, ये आपको जानना चाहिए। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में डेल फाई अपॉन डेल x1, डेल फाई अपॉन डेल x2, डेल फाई अपॉन डेल x3, वेयर x इज x1, y इज, या ऐसे लिखो जो इधर है ना, ऐसे x1 इज x, x2 इज y, x3 इज z। तो ये तो यूक्लिडियन स्पेस की कहानी थी। तो अब एक पैटर्न दिख रहा है ना आपको, तो इस पैटर्न को जनरलाइज करने लायक है कि नहीं है? 10 इन n डायमेंशनल रिमानियन स्पेस जिसे डिनोट करते हैं Vn से, ग्रेड फाई इक्वल टू ब्रैकेट डेल फाई अपॉन डेल x1 कामा डेल फाई अपॉन डेल x2 कामा
सो ऑन कामा डेल फाई अपॉन डेल एक्स एन, अर्थात डेल फाई अपॉन डेल एक्स वन, डेल फाई अपॉन डेल एक्स टू, सो ऑन डेल फाई अपॉन डेल एक्स एन आर components of grade phi in n dimensional Riemannian space Vn। बड़ा क्लियर है, ऐसा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो ही नहीं है जो हम आपको और समझाने की जरूरत हो। अब हम कहेंगे कि चूंकि फाई स्केलर फंक्शन है इसलिए इसका फंक्शनल फॉर्म चेंज नहीं करेगा, अनचेंज रहेगा, यही लिखने जा रहे हैं। सिंस, या इसी बात को पहले एक बार ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज काम, अर्थात हाँ ऐसे संक्षेप में, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई आर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेड फाई। ठीक रहेगा ना ये, और आई इक्वल टू, मैंने कहा ना कि जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक इसका वेरिएशन 1 to n होगा n डायमेंशनल रीमानियन स्पेस में। सिंस फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, सिंस फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, या स्केलर फंक्शन लिख दो, स्केलर फंक्शन, देयरफॉर, स्केलर है ना, फंक्शन तो है लेकिन स्केलर है, और आपको मालूम है कि स्केलर के ऊपर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाने में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि स्केलर के पास कितने कंपोनेंट होते हैं, एक, मैं बताया था आपको। एक कंपोनेंट होने का मतलब वो क्वांटिटी खुद ही, वो एंटिटी खुद ही, तो जब कंपोनेंट ही नहीं है तो किसी भी रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करने का मसला ही नहीं उठेगा। ठीक, क्योंकि टेंसर के बारे में आपको बताया गया ना, टेंसर क्या चीज़ है। टेंसर खुद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाने पर इनवेरिएंट रहता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स सिस्टम बदलते समय किसी रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करते हैं। देयरफॉर इट्स फंक्शनल फॉर्म, देयरफॉर इट्स फंक्शनल फॉर्म remains unchanged, remains unchanged under coordinate transformations, under transformation of coordinates, या under coordinate कुछ लिख दो भाई, भाव क्लियर आना चाहिए, under coordinate transformation, and so, और इस तरह फाई ऑफ एक्स आई, फाई किसका फंक्शन है? एक्स आई का। अब इस फाई जो कि एक्स आई का फंक्शन है अनबार्ड सिस्टम में, इसको लेकर जब हम बार्ड सिस्टम में गए तो यहाँ ये हो जाएगा फाई बार, अब कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स बार अल्फा। जैसे कोई एंटिटी स्केलर है, मान लो यू स्केलर है, तो इसके लिए लाभ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? यू बार इक्वल टू यू, बस कोई कंपोनेंट ही नहीं इसके पास, तो कैसा रूल? और स्केलर होने के नाते आप कह रहे हो कि इसका फंक्शनल फॉर्म चेंज नहीं होगा, यानी फाई बार भी फाई ही होगा, तो ये हो गया फाई ऑफ एक्स बार अल्फा, नंबर 1। नाउ डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा इंटू डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। ये इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखे थे अभी कोवेरिएंट वेक्टर का, वो मैं फिर लिख दे रहा हूँ, यू आई इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। मिलाइए, जिस पैटर्न में ये लिखा है क्या उसी पैटर्न में भी लिखा है? यू आई की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई है, यू बार अल्फा की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा है,
और दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला डिफरेंशियल वही है जो उसमें है। मेन यही है, देखो इसी से आइडेंटिफाई होता है। दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने वाले जो डिफरेंशियल होते हैं उसी से ये आइडेंटिफाई होता है कि किस टाइप के टेंसर का एलओटी है। तो इसे देख करके उससे मिलान करके हम ये कह सकते हैं ना, इसको देख के आप क्या कहोगे, यू आई आर कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। तो इसे देख करके हम क्या लिख सकते हैं, implies that del phi upon del xi are components of a contravariant vector of a contravariant vector। और यहाँ आपने क्या लिखा है कि ये कंपोनेंट्स किसका है, ग्रेड फाई का है। तो इसे अंडरलाइन करें, इसे अंडरलाइन करें, या तुम मन करे तो इसको R1 कर दें, इसको R2 कह दें, और लास्ट में लिख दें फ्रॉम R1 और R2 इट इज क्लियर दैट फ्रॉम R1 एंड R2 ग्रेड फाई इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, कंट्रावेरिएंट वेक्टर हो चाहे कोवेरिएंट वेक्टर हो, दोनों का रैंक कितना होता है, 1। तो दोनों के पास कंपोनेंट्स की संख्या कितनी होगी, n टू द पावर रैंक, माने n टू द पावर 1 इक्वल टू n कंपोनेंट्स। कोई भी वेक्टर हो n कंपोनेंट्स ही रखता है। तो शुरू में आप यही तो डेफिनेशन लिखते हो, n फंक्शंस ai वेरीज फ्रॉम 1 to n are called components of covariant vector or components of contravariant vector। तो कोवेरिएंट वेक्टर का डेफिनेशन हमने बता दिया, इनवर्स एलओटी बता दिया। एलओटी माने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम एलओटी लिखेंगे, एलओटी बोलेंगे। एग्जाम्पल बता दिया। इसके बाद ग्रुप प्रॉपर्टी भी हम बताएंगे, जैसे कंट्रावेरिएंट में आपको बताए थे। ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of covariant vector, group property of law of transformation of covariant vector। पिछला वीडियो, जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि पहले पिछला वीडियो देख लें फिर इसको देखें, क्योंकि मैं बार बार पिछला वीडियो में ऐसा किया था, पिछला वीडियो में ऐसा किया था बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात हो जरूरी हो गया देखना। मैथमेटिक्स कड़ी से कड़ी जुड़ते चलते रहने की विद्या है। सडनली कहीं एक जगह घुस करके आप चीज़ों को ग्रेस्प कर लें, ये बहुत ही मुश्किल सा है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, पैदाइशी गॉड गिफ्टेड ब्रेन जिसके पास होगी, उसके लिए तो भाई सब कुछ संभव है, लेकिन वैसे ये संभव नहीं। इसलिए मैथमेटिक्स यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो शुरू से जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड होइए। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, the law of transformation of a contravariant vector possesses group property। अब ये ग्रुप प्रॉपर्टी में ग्रुप वर्ड देख करके आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाले ग्रुप से कनेक्ट मत होइएगा, हाँ वो दूसरी चीज़ है। यहाँ पे ग्रुप प्रॉपर्टी कहने का मतलब है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन आप पढ़े हैं ना, ए इज आर रिलेटेड टू बी, बी इज आर रिलेटेड टू सी, तो इन दोनों को मिक्स करने से क्या आना चाहिए, ए इज आर रिलेटेड टू सी। यदि ऐसा हो गया तो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। वैसे ही अब इसका देखिए प्रूफ, लेट T denote the
लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर u सबस्क्रिप्ट i। आपको मैंने कहा था कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर, ऐसा लिख बोलने की जगह हम उसे सीधा सीधा वेक्टर टेंसर ऐसा बोलेंगे। जैसे भी हम बोल रहे थे यू आई आर कंपोनेंट्स ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर, अभी हम कह रहे हैं कि यू आई इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। तो ये सहूलियत के लिए ऐसा चलन हो गया है, ये चलन है, ये चलन में है ना। बहुत बारीकी से अगर समझेंगे तो गलत ना है, लेकिन ये चलन में आ गया है कि यू आई को हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ना बोल के सीधा वेक्टर बोल रहे हैं। देन अब हम कुल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम संदर्भ में, रेफरेंस में ले रहे हैं। एक अनबार्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे लिखा जाएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स। एक बार्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे लिखा जाएगा। और एक डबल बार्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे लिखा जाएगा। तो एक रूल है, टी एक रूल है, समझ रहे ना। जिस टी रूल से आप एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, एक्स बार अल्फा में, और जिस रूल टी के माध्यम से आप एक्स बार्ड सिस्टम से डबल बार्ड सिस्टम में जाते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करने से आप ये देखेंगे कि सीधे सीधे हम अनबार्ड सिस्टम से डबल बार्ड सिस्टम में जाना चाहें उसी रूल के माध्यम से, तो यह संभव है। इस ट्रांसफॉर्मेशन और इस ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करने से ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांजिटिव है, और इस परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन possesses group property. Then xi t x bar alpha and x bar alpha t x double bar p give, चलिए इसके लिए लिखिए कोवेरिएंट u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट i डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा। और इसके लिए लिखिए बार्ड से डबल बार्ड में जा रहे हैं, तो u डबल बार सबस्क्रिप्ट p इक्वल टू u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार p। जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है उसी पैटर्न में, उसी रिदम में ये लिखा है कि नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा इशारा मैं कर दूं, मेन चीज इसी को देखना है, दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाले पार्शियल डिफरेंशियल को देखना है। इस डिफरेंशियल के बगल में क्वांटिटी कहाँ की है, अनबार्ड सिस्टम की। तो अनबार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट यहाँ ऊपर पहले लिखा गया है, यानी डिफरेंशियल के बगल में जिस सिस्टम की एंटिटी है उसी सिस्टम का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखना है। क्या यहाँ पे वो रिदम है ना। इस डिफरेंशियल के बगल में जिस सिस्टम की एंटिटी लिखी गई है उसी सिस्टम का कोऑर्डिनेट यहाँ भी है। हम कह सकते हैं कि जिस रूल के तहत इसे लिखा गया है उसी रूल के तहत इसे भी लिखा गया है। अब दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं, कंबाइनिंग these we have u डबल बार सबस्क्रिप्ट p इक्वल टू u बार अल्फा की ये वैल्यू रखिए u सबस्क्रिप्ट i डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा और डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार p। अब इसमें चेन रूल आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाइए, डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार p, इससे पढ़ेंगे ना, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार p बराबर डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार p implies that u डबल बार सबस्क्रिप्ट p इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट i डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार p। क्या जिस धुन में, जिस रिदम में, जिस पैटर्न में ये रूल लिखा गया है, ये रूल लिखा गया है, क्या ये उसी पैटर्न में, उसी रिदम में लिखा गया है। दो सिस्टम को कनेक्ट करने वाले पार्शियल डिफरेंशियल में यहाँ पर उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी इसके बगल में है। यही तो इसमें भी किया गया है।
यही तो इसमें भी किया गया है। विच कन्फर्म्स या विच इज which confirms XIT X डबल बार P, XIT X बार अल्फा T X डबल बार P दोनों मिलकर के इंप्लाई कर दिए XIT X डबल बार P। इसका मतलब T ट्रांजिटिव है, देयरफॉर T इज ट्रांजिटिव, T इज ट्रांजिटिव एंड सो इसी चीज को हम कहते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी। एंड सो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर या ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्रावेरिएंट अ कोवेरिएंट वेक्टर पजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी। दो बार हम ग्रुप प्रॉपर्टी से संबंधित मटेरियल आपको दिखाए, धीरे धीरे आप बहुत ही परिचित हो जाएंगे इससे, और कुछ जान है नहीं इसमें, क्या जाने, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों के लिए एलओटी, इन्वर्स एलओटी लिखेंगे, और ये पैटर्न कैसे लिखना है ये सब आपको हम समझाएंगे। प्लस एक बहुत मज़ेदार बात और हम समझाएंगे कि अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लें, इफ वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स। ये है ना रोचक बात। तो ये अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। अभी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ देखो, बहुत सीधी सीधी बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपने हमारे 2 4 5 वीडियो देख लिए, ये है वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6 वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं ये चैनल ठीक है और YB सिंह के द्वारा मैटर देने का तौर तरीका हमको भा रहा है, हम इनके वीडियोज़ और देखेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि सब बेकार है तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। जिससे अच्छा लगेगा वो हमसे जुड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन तो इसलिए प्रेस करते हैं ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी सूचना यूट्यूब आपको डायरेक्ट दे दे, और इस तरह से आप सारे वीडियोज़ का लाभ लें। थैंक यू वेरी मच।